अगर आपने परीक्षा में यह कहकर फॉर्म भरा कि आप आरक्षित वर्ग से आते हैं, तब आपको अनारक्षित का लाभ नहीं मिलेगा। आश्चर्यजनक बात है। मान लीजिए कि आप एक दलित जाति से आने वाले कैंडिडेट हैं और आप यूपीएससी का फॉर्म भरने जाते हैं। अब आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप वहां घोषित करें कि आप दलित जाति से, आप एससी कैटेगरी से आते हैं, या आप घोषित करें कि आप एससी कैटेगरी से नहीं आते। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तुरंत आपके हाथ से 50.5% जो सीटें थी वो फिसल गई। चाहे आपकी मेरिट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपका उस पर से हक हट गया। 100 रुपए, महज 100 रुपए के लिए आप सारी की सारी अनरिजर्व सीट्स को अपर कास्ट के लिए रिजर्व घोषित कर सकते हैं। लगभग यही हुआ है अगर आप सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को देखें। 49.5% इज रिजर्व्ड, बाकी बचा हुआ 50.5% इज अनरिजर्व्ड। उस पर किसी का आरक्षण नहीं है। उस पर एससी भी अपॉइंट हो सकता है, एसटी भी अपॉइंट हो सकता है, ओबीसी भी अपॉइंट हो सकता है और सामान्य श्रेणी से आने वाला भी अपॉइंट हो सकता है। आप पुराने रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकांश मामलों में जो अपॉइंटमेंट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी पर, वह ऊंची जाति के ही हो पा रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनकी मेरिट बेहतर है। ओबीसी के कैंडिडेट्स इस बात के लिए अब सजा पाने वाले हैं क्योंकि वो ओबीसी। जरा सोच के देखिए कि अगर आपने ओबीसी के आधार पर कोई सा भी रिलैक्सेशन कभी भी लिया था, तो इसका मतलब होगा कि आपको कैडर एलोकेशन में, सर्विस एलोकेशन में किसी भी जगह पर अनरिजर्व के बराबर नहीं माना। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है ये तमाम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, आरक्षण, इंक्लूजन, इस सब की कीमत क्या होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि कितने रुपए के बदले आप अपने इन महत्वपूर्ण डेमोक्रेटिक राइट्स को छोड़ सकते हैं? 100 रुपए, एग्जैक्टली, जस्ट 100 रुपीज। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका पाठ करें तो यही पता लगता है। 100 रुपए, महज 100 रुपए के लिए आप सारी की सारी अनरिजर्व सीट्स को अपर कास्ट के लिए रिजर्व घोषित कर सकते हैं। लगभग यही हुआ है अगर आप सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को देखें। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक वर्डिक्ट दिया जिसमें कहा गया कि रिजर्वेशन हैज टू रीशेप हाउ कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी इंटरेक्ट विद द जनरल वैकेंसीज। अब उन्होंने कहा है कि यूपीएससी जो है, यूपीएससी की जो परीक्षा है, उसमें अगर आपको अनरिजर्व कैटेगरी की कोई भी सीट चाहिए, तब आपने किसी भी स्तर पर किसी भी तरह का आरक्षण का कोई लाभ ना लिया हो। एकदम जस्टिफाइड दिखाई देता है कि आपने अगर आरक्षण का लाभ लिया है तो आपको केवल आरक्षित सीट में जाना चाहिए। लेकिन जब आप पूछते हैं कि आरक्षण का लाभ क्या है, तब असली खेल निकल कर आता है। वे कहते हैं कि अगर आपने कि परीक्षा में यह कहकर फॉर्म भरा कि आप आरक्षित वर्ग से आते हैं, तब आपको अनारक्षित का लाभ नहीं मिलेगा। आश्चर्यजनक बात है। चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये केस क्या है, इस केस में क्या हुआ है, इस रूलिंग का क्या मतलब है, इस पर ठीक से चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि ये कर्नाटका वाला केस है जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट को लेकर और कर्नाटका हाईकोर्ट को लेकर दो के अलग अलग केसेस आए। एक में दिसंबर 19, 2025 में रूलिंग आती है जिसमें कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया जाता है, और एक और रूलिंग आती है जनवरी 6, 2026 में, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी किरण राव केस है, जिसमें कहा गया कि राजस्थान वाले केस में पहले कहा गया था कि एक बेंच थी जस्टिस दीपांकर दत्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स जो हैं, चाहे वो एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, ईडब्ल्यूएस हों, उन्हें अगर मार्क्स इक्वल मिलते हैं या ज्यादा मिलते हैं जनरल कट ऑफ के, और अगर उन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है इन टर्म्स ऑफ age limits, extra attempts or lowered qualifying marks at any stage, they must be considered for unreserved category vacancies on the basis of merit. जनवरी 26 में एक और केस में, कर्नाटका वाले केस में जो निकल कर आया, वो कैडर एलोकेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को लेकर कैडर एलोकेशन का केस था, जिसमें ये कहा गया कि अगर प्रीलिम्स में या सब्सिक्वेंट किसी भी स्टेज पर आपने किसी भी तरीके का रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट लिया है, तो उस केस में आपको अनरिजर्व्ड सीट पर कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, किसी भी किस्म का आपको अधिकार नहीं मिलेगा। जिन लोगों को यह पूरा मामला नहीं पता है वो जरा संक्षेप में समझे, और ये बात बहुत बार, कई बार कमेंट्स में निकल कर आती है, इसलिए समझ लेना जरूरी है। आरक्षण का क्या मतलब है? आरक्षण का मतलब ये है कि ऐतिहासिक तौर पर जो लोग वंचित रहे हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं, मंडल कमीशन के बाद ओबीसीज का सवाल आता है, उनके लिए ये प्रावधान किया गया है कि आबादी के हिसाब से कुछ प्रतिशत रखा गया है।
कि एससीज को 15%, एसटीज को 7.5% और 27.5% ओबीसीज को इतना प्रतिनिधित्व देना होगा। सवाल है ये सब जोड़ लेने पर बनता है 49.5%। अलग अलग राज्यों में कुछ अलग डाटा भी हो सकता है। यूनियन के स्तर पर ये 49.5 बनता है। 50.5% किसके लिए? एक गलतफहमी लोगों के मन में अक्सर रहती है कि इसका मतलब है कि रिजर्व कैटेगरी के लिए 49.5% है और जो अनरिजर्व कैटेगरी रह गई, जिसमें इसका मतलब है कि ऊंची जाति के लोग, उनके लिए 50.5% है। नहीं, स्वाभाविक है कि ऐसा नहीं है। ऐसा हो तो इसका मतलब है कि हमने 50.5% आरक्षण दे दिया उन लोगों को जो कि अपर कास्ट है। अपर कास्ट को इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अपर कास्ट ने चूंकि अपने हिस्से से ज्यादा जो अधिकार हैं वे लिए हैं, इसी कारण वंचित वर्गों को आरक्षण की जरूरत पड़ी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, संसद ने, अलग अलग एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल साफ साफ बताया कि 49.5% इज रिजर्व्ड, बाकी बचा हुआ 50.5% इज अनरिजर्व्ड, जिसका मतलब है कि वह उस पर किसी का आरक्षण नहीं है। उस पर एससी भी अपॉइंट हो सकता है, एसटी भी अपॉइंट हो सकता है, ओबीसी भी अपॉइंट हो सकता है और सामान्य श्रेणी से आने वाला सवर्ण भी अपॉइंट हो सकता है। अगर आपको कभी यहां कहीं ऐसा दिखाई देता है कि 49.5% तो रिजर्व्ड है और 50% का मतलब है कि सवर्णों को दे दिया जाए, स्वाभाविक है कि ना तो ऐसी मंशा है, ना ही ऐसा किया जाना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि 50.5% कैसे दिया जाएगा? इसके लिए कहा गया कि मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। साधारण तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, 100 सीटों में से 49 सीटें जो हैं वो आरक्षित के लिए चली गई, 51 सीटें बच गई। अब इन 51 सीटों को ऐसे बांटा जाएगा कि सारी की सारी चीजों की मेरिट लगा दी जाए और ऊपर से 51 लोगों को उसमें दे दिया जाए, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि वो किस वर्ग से आते हैं, किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी भी क्यों ना हो। अगर उनका कट ऑफ इस प्रतिशत से ज्यादा है, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा है, तो सबको वो सीट मिलनी चाहिए। सामान्य तरीका ये है। परेशानी तब आती है जब इस प्रावधान को सही तरीके से लागू नहीं किया जाता और मान लिया जाता है कि ये बचा हुआ जो 50.5% है, जो कि अनारक्षित के लिए था, वो दरअसल अनारक्षित के लिए ना होकर आरक्षित है सवर्ण के लिए। तब परेशानी आती है। मल्टीपल केसेस अलग अलग समय में सुप्रीम कोर्ट में गए, क्योंकि इसी वजह से आप देखेंगे कई बेचैन करने वाली स्थितियां सामने देखने को मिलती है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसका मतलब यह है कि कभी भी आरक्षित वर्ग का कट ऑफ अनारक्षित वर्ग से ज्यादा नहीं हो सकता, उसको हमेशा कम रहना होगा। सामान्य नियम ये कहता है। लेकिन आप एक के बाद एक ऐसे इंस्टेंसेस देख सकते हैं जिसमें आप देखेंगे कि ओबीसी का कट ऑफ या तो एकदम अनरिजर्व के बराबर हो गया, कई बार तो अनरिजर्व से ज्यादा हो गया है, या फिर अनरिजर्व के लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत 5.5%, 1% ही नीचे रहा। अब ये एक एनोमली है जिसके लिए बार बार कोर्ट में जाना पड़ता है। जैसे कि इस केस में गया था कि कोई विद्यार्थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कैंडिडेट था, जब उसने होम कैडर की डिमांड की तो बताया गया कि नहीं, आपको होम कैडर इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि आपने प्रीलिम्स में आरक्षण ले लिया था या आपने किसी अन्य स्टेज पर आरक्षण ले लिया। और ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में यही करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ ले लिया है तो फिर आप आरक्षण के तहत आए हैं, फिर दोबारा से अनरिजर्व में डिमांड मत कीजिए, फिर अनरिजर्व नहीं होगा। एक बार को शायद आप इसे डबल बेनिफिट अवॉइड करने के लिए स्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन स्थिति खतरनाक तब हो जाती है जब आप इसके जो फाइनर प्रिंट से उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक तो कहा कि आपने प्रीलिम्स में या मुख्य परीक्षा में या किसी स्टेज में आपने कोई लाभ लिया था, फाइन। लेकिन वो ये कहते हैं अगर आपने एज रिलैक्सेशन का भी लाभ लिया है, यहां तक कि आपने फीस में एग्जेम्पशन का भी लाभ लिया है, तब आप अनारक्षित के लिए योग्य नहीं है। अब ये आश्चर्यजनक बात है, इसे जरा गंभीरता से समझिएगा। मान लीजिए कि आप एक दलित जाति से आने वाले कैंडिडेट हैं और आप यूपीएससी का फॉर्म भरने जाते हैं। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप वहां घोषित करें कि आप दलित जाति से, आप एससी कैटेगरी से आते हैं, या आप घोषित करें कि आप एससी कैटेगरी से नहीं आते। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो क्या आपके पास ये अधिकार है कि आप घोषित करें कि आप एससी कैटेगरी से नहीं आते? क्योंकि ये दरअसल नियमतः गलत हो जाएगा, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। स्टेटमेंट में नीचे लिखना है कि नहीं, मैंने ऊपर जो कुछ कहा है वो सत्य है। तो अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए नियमतः अनिवार्य है कि आप लिखें कि आप एससी कैटेगरी से आते हैं। और जैसे ही आपने ये एप्लीकेशन डाली, तुरंत मान लिया जाएगा कि आपने आरक्षित होने का लाभ ले लिया, क्योंकि सरकार ये कहती है कि 100 रुपए की फीस है यूपीएससी परीक्षा की, और यह फीस एससी और एसटी और महिलाओं को नहीं देनी पड़ेगी। अब आपको फीस में एग्जेम्पशन मिला कितने का? 100 रुपए का। लेकिन जैसे ही आपने 100 रुपए का एग्जेम्पशन लिया,
अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से आते हैं, तुरंत आपके हाथ से 50.5% जो सीटें थी वो फिसल गई। चाहे आपकी मेरिट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपका उस पर से हक हट गया। यानी कि अगर आप अच्छी मेरिट के SC, ST कैंडिडेट हैं तो जो सामान्यतः आपकी हिस्सेदारी बनती है 50% में नागरिक होने के नाते, वह आपसे छीन ली गई, क्योंकि आपने फॉर्म में यह सच लिख दिया था कि आप SC हैं। और आपके पास ये झूठ लिखने का तो अधिकार ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने लिखा कि आप SC नहीं हैं, आप उस नौकरी से हक खो बैठेंगे, क्योंकि एज पर इंडियन लॉ अगर आप कोई झूठी सूचना इस फॉर्म में देते हैं। आप मुझे सोच के बताइए कि ऐसे में एक रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इन 50% जो आपकी सीटें हैं उनसे हाथ धोने से कैसे बचेगा। बड़ी रोचक बात इसमें है EWS का मामला। जरा देखिएगा कि EWS की फीस एग्जैक्टली वही है जो कि अनरिजर्व की है। यानी कि EWS कैंडिडेट अगर ये घोषणा भी करता है कि वो EWS है, वो फॉर्म भरता है EWS से, उसके बाद उसका जनरल कैटेगरी के हिसाब से उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो उसको जनरल की सीट मिल जाएगी, क्योंकि उसने 100 रुपए का फॉर्म भरा था, उसने मुफ्त का फॉर्म नहीं भरा था। इस 100 रुपए से इस गणतंत्र ने आपसे 50.5% जगह छीन ली। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अनरिजर्व वैकेंसीज जो हैं उन पर किसी भी किस्म का बेनिफिट लेते ही आपकी हिस्सेदारी छीन लेने की घोषणा यह नया फैसला है वह करता है। इस फैसले के इंप्लीकेशंस क्या हैं? 2 लोगों के लिए इंप्लीकेशन देखेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसका इंप्लीकेशन यह है कि अब आपके पास अवसर बेहतर हो गए उस 50.5% में सिलेक्ट होने के। आपने परीक्षा दी है और वह लगभग सुनिश्चित है कि वह जो 10, 15, 20% आबादी है अनरिजर्व लोगों की, सवर्ण लोगों की, ऊंची जाति के लोगों की, उनके पास अब 50.5% लगभग आरक्षित है। आप पुराने रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकांश मामलों में जो अपॉइंटमेंट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी पर वह ऊंची जाति के ही हो पा रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनकी मेरिट बेहतर है। इसलिए भी जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स पर कंसिडर नहीं किया गया बराबरी से। सो बेसिकली रिजर्व कैटेगरी के लोगों को अब विदाउट रिलैक्सेशन उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा जनरल सीट्स के लिए। और मजेदार बात है कि आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप विदाउट रिलैक्सेशन अप्लाई कर सकें, कम से कम यूपीएससी में तो नहीं। आप यूपीएससी में या तो झूठी सूचना दे सकते हैं कि मैं रिजर्व कैटेगरी से नहीं हूं, तब आपको 100 रुपए की फीस देने दी जाएगी। लेकिन जैसे ही आप सच बताते हैं कि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, आपकी फीस घटाकर 0 रुपए कर दी जाएगी और इस 100 रुपए में आपके हाथ से वो 50% जो सीटें हैं अनरिजर्व की, या कैडर एलोकेशन है या सर्विस एलोकेशन है, वह छिन जाएगा। और इस तरीके से आप पाएंगे कि एक शानदार 100 रुपए की कीमत का एक शानदार किस्म का आपको जाल मिलेगा। और ये है फी रिलैक्सेशन पे ही लागू होता है, एज रिलैक्सेशन पे लागू होता है। जाहिर है कि मेरिट पे तो लागू होता है, बाकी चीज़ों तो समझ में आ रहा है कि आपने लोअर कट ऑफ का फ़ायदा उठाया था, तो समझ में आ रहा है कि चूंकि आपने प्रीलिम्स में लोअर कट ऑफ का फ़ायदा उठाया था तो आप रिजर्व कैटेगरी से, इसलिए आपको बाद में अनरिजर्व नहीं माना जाएगा। आपने एक स्टेज पर कहीं पर ले लिया है। यद्यपि आप इस देश को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने अगर प्रीलिम्स की परीक्षा में रिलैक्सेशन हासिल कर लिया तो इसका अर्थ यह कैसे हुआ कि उसका वंचन समाप्त हो गया, या इसका अर्थ ऐसे ये कैसे हुआ कि उसकी मेरिट को, चूंकि उसने प्रीलिम्स में एक बार किसी चीज़ का लाभ लिया था, तो उससे यह तय कैसे हुआ कि मेंस की परीक्षा में प्राप्त किए गए उसके अंक, जो कि जाहिर है कि ब्लाइंड तरीके से इवैल्यूएट किए जाते हैं, जो एग्जामिनर को तो नहीं पता ना कि एक रिजर्व कैटेगरी से आई हुई परीक्षा उत्तर पुस्तिका है, उसमें तो मेरिट के आधार पर ही अंक दिए गए होंगे। फिर उन अंकों की तुलना अनरिजर्व कैटेगरी के अंकों की तुलना में कम महत्व की क्यों मानी जाती है? कहा गया कि डबल बेनिफिट से बचने के लिए है। अगर एक ही व्यक्ति को मिल रहा है तो वह डबल बेनिफिट कैसे होगा? खैर, डबल बेनिफिट की जो डॉक्ट्रिन है वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी प्रस्तावित की है, इसलिए अभी तक उस पर कोई सवाल उठाया नहीं गया है। यूपीएससी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे गंभीरता से समझिएगा। कुल मिलाकर हमारे इंस्टीट्यूशंस वंचित वर्ग के साथ खड़े होने की जगह पर जब मेरिट को बार बार एक शब्द की तरह कहते हैं तो एंड अप सपोर्टिंग
द अपर कास्ट, द प्रिविलेज्ड वंस। और यूपीएससी का ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन बातों पर नजर रखें। अगर आप केवल परीक्षार्थी हैं तब भी नजर रखें, क्योंकि इससे आपकी स्ट्रेटेजी प्रभावित होती है। छोटी छोटी सूचनाएं कई बार मैटर करती है। मसलन अभी यूपीएससी ने कहा कि सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर फेस ऑथेंटिकेशन से गुजरना होगा। अब ये छोटे सा बदलाव है, ऐसा नहीं कि इससे आपकी जिंदगी पे कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, लेकिन अब आपको इस बात के लिए तैयार रहना है। आपको पता है कि फेस ऑथेंटिकेशन वहां पर होने वाला है, इसलिए आपके, अगर मान लीजिए कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसके फेशियल उसमें कोई बड़ा बदलाव आया है, जिसको लगता है कि बायोमेट्रिक्स के हिसाब से वह पास नहीं कर पाएगा, तो पहले से उसका इंतजाम करके रखेगा। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार मान लीजिए फेस ऑथेंटिकेशन काम नहीं करता तो आप अंगूठे वाले ऑथेंटिकेशन से काम चलाते हैं या किसी अन्य तरीके से। पर ये छोटे छोटे बदलाव हैं जो कई बार आपके लिए आपकी स्ट्रेटेजी के बदलाव के सेंस में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम वापस इसी मैरिट वर्सेस रिजर्वेशन डिबेट पे जाएं तो प्लीज समझिएगा, मैरिट शब्द का इस्तेमाल जब जब रिजर्वेशन के लाभों को रोकने के लिए, कम करने के लिए किया जाता है, तब ऐसा नहीं है कि वो वास्तव में मेरिट के पक्ष में होते हैं। कई बार वो प्रिविलेजेस के पक्ष में होते हैं। इससे पहले प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ न देने के जो जजमेंट्स हैं वो भी इसी आधार पर आए थे, क्योंकि पिछले जजमेंट भी बार बार बताते हैं कि रिजर्व कैटेगरी के लोग जब कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाते हैं तब उन्हें अनरिजर्व सीट दी जानी चाहिए, भले ही रिलैक्सेशन लिया गया है। लेकिन फिर से चीजें बदल रही हैं और अब लगातार ये वंचन, ध्यान रखिएगा, इक्विटी पर, इंक्लूजन पर ये जो बदलावों का हमला है, ये केवल भारत में नहीं हो रहा है। आपको ये अमेरिका में दिखाई देता है, आपको ये यूरोप में दिखाई देता है। इसलिए इस पर बहुत गंभीर पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है और उसके आधार पर आपको फैसले लेने की ज़रूरत है। क्या इम्पैक्ट होने वाला है इसका यूपीएससी और पब्लिक रिक्रूटमेंट पर? यूपीएससी की परीक्षा जो लाखों लोग हर बार देते हैं, उनके लिए रूल्स ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने जरूरी हैं। उन्हें एग्जैक्टली पता होना जरूरी है परीक्षा से पहले कि आपको इससे क्या लाभ हो रहा है। क्या, अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछे तो मुझे लगता है कि इस नियम का मतलब है कि ओबीसी के कैंडिडेट्स इस बात के लिए अब सजा पाने वाले हैं क्योंकि वो ओबीसी है। जरा सोच के देखिए कि अगर आपने ओबीसी के आधार पर कोई सा भी रिलैक्सेशन कभी भी लिया था तो इसका मतलब होगा कि आपको कैडर एलोकेशन में, सर्विस एलोकेशन में किसी भी जगह पर अनरिजर्व के बराबर नहीं माना जाएगा। और ओबीसी की आबादी ओबीसी के आरक्षण से बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि ओबीसी केवल ओबीसी पदों पर नियुक्त हो पाएंगे। और अगर वो केवल ओबीसी पदों पर नियुक्त हो पाएंगे तो इसका मतलब है कि जिनकी आबादी 50-55% है वो 27% तक सिमट कर रह जाएंगे। एक आशंका यह भी सुनने में आती है, प्रतीत होती है। कुल मिलाकर यह वीडियो आपको यह समझाने के लिए था कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस प्रावधान को थोड़ा आलोचनात्मक तरीके से, गंभीरता से देखने की जरूरत है, क्योंकि यह एसेंशियली एक इंक्लूसिव अप्रोच वाला फैसला नहीं दिखाई दे रहा है।